दोस्तों, बिहार में पिछले कुछ महीनों से जो आप चुनावी धांधली देख रहे हैं, वोटर लिस्ट का खेल देख रहे हैं, ये कोई संयोग नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये हेरा फेरी इसलिए की जा रही है क्योंकि बिहार एनडीए के हाथ से निकलता दिख रहा है। बिहार मोदी और नीतीश कुमार के हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये हाल के कई पॉलिटिकल सर्वे, कई चुनावी सर्वे जाहिर कर रहे हैं। अब दोस्तों, जो ताज़ा सर्वे है ये हैदराबाद की सर्वे कंपनी SAS ग्रुप के है। दक्षिण भारत की पुरानी सर्वे कंपनी है। इस सर्वे में कहा गया है कि इंडिया गठबंधन यानी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार चुनाव में इस वक्त आगे चल रहे हैं, उनको लीड है, बढ़त है। और एनडीए यानी मोदी जी और नीतीश कुमार ये पीछे चल रहे हैं। मोदी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और भी कई पार्टियां। एनडीए पीछे चल रही है, इंडिया प्लस आगे चल रहा है। अब किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, क्या डिटेल है, वोट शेयर क्या, ये सारी बातें मैं आपको पूरा डिटेल आगे बताने जा रहा हूं। और मैं ये भी बताने जा रहा हूं कि आखिर वजह क्या है कि बीजेपी पिछड़ रही है। मोदी जी का जादू बिहार में नहीं चल रहा, नीतीश कुमार का खेल नहीं चल रहा, नीतीश कुमार फैक्टर नहीं रहे। क्यों एनडीए पिछड़ रही है, व्हाट आर द रीज़न, कारण क्या है, मैं आपको बताऊंगा। और मैं ये भी बताऊंगा इसी वीडियो में कि अगर नवंबर में बिहार मोदी जी के हाथ से निकलता है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेट हाथ से निकला, तो क्या 2 महीने बाद देश की राजनीति बदलने जा रही है। अब पहले सर्वे की बात कर लेते हैं। अब यूं तो ये जो पॉलिटिकल सर्वे हैं, चुनावी सर्वे आते हैं, इलेक्शन से पहले आते हैं, इलेक्शन के बीच में आते हैं। दोस्तों, सही कहूं तो मैं इस पर यकीन नहीं करता हूं इन सर्वेस पे, बहुत मैनिपुलेटेड होते हैं। लेकिन ये जो सर्वे दक्षिण भारत की कंपनी का, ये सर्वे मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इनका जो पिछला सर्वे था बिहार पे 2020 में जो चुनाव हुआ था वो काफ़ी एक्यूरेट था। और 2020 का जब मैं इनका आंकड़ा देखता हूँ, एनडीए को तब इन्होंने SAS ग्रुप ने 120 से 127 सीटें दी थी सर्वे में, प्री पोल सर्वे में, और एक्चुअल सीटें 125 मिली। तो कहीं ना कहीं एक्यूरेसी थी। यूपी, उस वक्त इंडिया नहीं था, यूपीए था, उसको 108 से 112 सीटें दी थी और एक्चुअल में 110 सीटें मिली थी। तो क्योंकि थोड़ी एक्यूरेसी थी, सटीक थोड़ा सा इनका विश्लेषण था, बड़ा सैंपल साइज लेते हैं, ज़्यादातर IITians हैं, तो मैंने सोचा कि इस सर्वे को मैं आपसे शेयर करता हूँ। अब इस बार का ये जो सर्वे है ये बताता है कि एनडीए और इंडिया अलायंस में यानी मोदी नीतीश और राहुल तेजस्वी, इनके बीच में कड़ी टक्कर है, ज़बरदस्त फाइट है, लेकिन राहुल तेजस्वी आगे चल रहे हैं, उनको लीड है। पहले हम ज़रा वोट शेयर देख लेते हैं, उसके बाद मैं सीट्स पर आपको बताऊंगा। सर्वे के मुताबिक एनडीए प्लस का जो वोट शेयर है वो 37.5% है, 37% के आसपास वोट शेयर है। इंडिया का जो वोट शेयर है, कितने वोट जा रहे हैं, वो 38.75% है, 38% से ज़्यादा है। और एक जो नई एंट्री ली है प्रशांत किशोर ने, उनकी जो पार्टी है जन स्वराज पार्टी JSP, इसके बड़े चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। तकरीबन 14.5% वोट शेयर इनको मिल रहा। अब ये बड़ी बात है, अगर 10% से भी ज़्यादा वोट शेयर किसी नई पार्टी को जो पहली बार चुनाव लड़ रही मिल रहा है, तो एक सिग्निफिकेंट है। मतलब जो एक्सपेरिमेंट हमने केजरीवाल का दिल्ली में देखा, उस स्केल पे तो नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ उसी तरह की तस्वीर प्रशांत किशोर की मुझे बिहार में दिख रही है। लेकिन एक बात फैक्ट है कि इन सबसे आगे, इस भीड़ में सबसे आगे राहुल गांधी और तेजस्वी चल रहे हैं। अब अगर हम सीटों की बात करें तो सीटों में एनडीए थोड़ा पीछे है, इंडिया आगे है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर करूँगा कि जो सीटों की पोजीशन है, ये जो सर्वे हुआ है ये 14 अगस्त तक का सर्वे है। आगे और सर्वे होंगे और हो सकता है कि आगे सर्वे हों तो किसी की सीट बढ़ जाए, किसी की सीट घट जाए, ऐसा भी हो सकता है। फिलहाल जो 14 अगस्त तक जो पोजीशन है उसमें एनडीए प्लस 108 से 114 यानी मोदी जी 108, 114 पर खड़े हुए हैं 243 के विधानसभा में। और इंडिया अलायंस राहुल गांधी तेजस्वी, इंडिया प्लस महागठबंधन आप कह सकते हैं, 115 से 121 यानी टक्कर है, लेकिन आगे इंडिया है। और JSP जन स्वराज पार्टी, मैंने पहले भी कहा, चौंकाने वाले नतीजे आ सकते हैं। 14 से 19 सीटें JSP को जा रही हैं। अब अगर हम सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो ये बात सही है कि इंडिया प्लस महागठबंधन आगे है,
लेकिन फाइट टफ है। इंडिया और एनडीए में फाइट टफ है। मोदी वर्सेस राहुल या नीतीश वर्सेस तेजस्वी में फाइट टफ है, ज़बरदस्त फाइट है। और बीच में जो प्रशांत किशोर कुछ सीटें जीत रहे हैं या जीत सकते हैं, ये एक बड़े प्लेयर मुझे लगते हैं, एक बड़ा फैक्टर आप कह सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्रशांत किशोर हो सकते हैं। अगर ये चुनाव फंसता है तो फिर प्रशांत किशोर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। उनकी स्थिति वैसे ही होगी जो दिल्ली में नायडू बाबू की है, जिधर जाएं उधर सरकार बन रही है। तो कुल मिलाकर अगर हम सर्वे के संकेत पढ़ने की कोशिश करें तो बिहार में कड़ी टक्कर है। इंडिया अलायंस गठबंधन आगे चल रहा है, उसके पीछे एनडीए है और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर एक फैक्टर के तौर पर उभर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि ये स्थिति तेजस्वी और राहुल गांधी भी समझ रहे हैं और अपनी लीड को और आगे बढ़ाने के लिए, अपनी जीत को और कंसोलिडेट करने के लिए राहुल गांधी 17 अगस्त से एक ज़बरदस्त यात्रा पे निकल रहे हैं, बिहार की वोट अधिकार यात्रा। और ये यात्रा, इसके बारे में कहा जा रहा है, जो 17 अगस्त से शुरू हो रही है सासाराम से और पूरा बिहार कवर करते हुए ये 1 सितंबर को पटना में ख़त्म होगी, जहां बड़ी रैली करेंगे। अब ये जो यात्रा है राहुल गांधी की, अगर ये कामयाब होती है, ज़बरदस्त कामयाब होती है, तो एक चीज़ तय है कि जिस लीड को बढ़ाने की कोशिश राहुल तेजस्वी कर रहे हैं, वो लीड उनकी बढ़ सकती है। यानी ये यात्रा बड़ी डिसाइसिव, निर्णायक होने जा रही है। दोस्तों, जो असली सवाल है कि बिहार में मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करने के बावजूद क्यों कामयाब नहीं हो रहे हैं, सारा खेल वोटर लिस्ट का करने के बावजूद बढ़त क्यों नहीं मिल रही है। और नीतीश कुमार एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आप कह सकते हैं, जिसकी वजह से पूरी की पूरी जो है सरकार ही पिछली बार गिरा दी मोदी जी और मोदी जी के चाणक्य ने, और हम नीतीश कुमार को अपने साथ लिया है, वो क्यों नहीं क्लिक कर रहे हैं। बड़ा फैक्टर है और 4-5 फैक्टर मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, सर्वे भी जिसकी तस्दीक कर रहा है, यादव और मुस्लिम, ये जो MY कॉम्बिनेशन है, बहुत बड़ा चंक है वोटर का, ये कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ जा रहा है। एक मुश्त तो नहीं कहूँगा, लेकिन भारी संख्या में यादव और मुस्लिम आरजेडी की तरफ जा रहे हैं, इंडिया अलायंस की तरफ जा रहे हैं। उसमें कांग्रेस भी शामिल है, लेफ्ट पार्टी भी शामिल है। और दूसरा फैक्टर, जो युवा है, जो यूथ है, पहली बार वोट दे रहा है, दूसरी बार वोट दे रहा है, बेरोजगार है, ये कहीं ना कहीं मोदी और नीतीश कुमार डबल इंजन की सरकार से बेहद नाराज़ है और शिफ्ट कर रहा है, स्विंग कर रहा है इंडिया अलायंस की तरफ। तीसरा फैक्टर, ये जो जन सुराज पार्टी है प्रशांत किशोर की, जिसमें भीड़ बढ़ती जा रही है, अच्छा रिस्पॉन्स उनको मिल रहा है, ये बात सही है। ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि बीजेपी का जो वोट है वो काट रहा है, यानी अपर कास्ट वोट खासकर अट्रैक्ट हो रहा है प्रशांत किशोर की बातों की तरफ, उनकी दलीलों की तरफ। बीजेपी को नुकसान कर सकते हैं, इंडिया को नुकसान कर सकते हैं। चौथी बड़ी चीज़, अब तक के अगर आप जितने भी इलेक्शंस बिहार के देखें, जो मेरी मेमोरी में है, नीतीश कुमार एक बड़े फैक्टर रहे 20-22 वर्षों से, बड़े फैक्टर रहे। इस बार ये चुनाव ऐसा है जहां नीतीश कुमार फैक्टर नहीं है। अब उनकी तबीयत नासाज है, जो भी है, आगे तफसील से एक्सपर्ट से बात करेंगे, बट नीतीश फैक्टर नहीं, बिग फैक्टर नहीं है इस बार। और एक और बात, इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये जो वोटर लिस्ट का खेल, चुनावी धांधली का खेल कि भैया आधार कार्ड लो, फलाना कार्ड लो, ये कार्ड नहीं मानेंगे, वो कार्ड नहीं मानेंगे, आपका नाम काट रहे हैं, ये जो हलचल मचाई आयोग ने, कह लीजिए, या सरकार की सहमति से, इसका एक बहुत एडवर्स इफेक्ट, एक गलत असर जनता पर पड़ा है सरकार को लेकर। उनको लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं परेशान कर रही है, और खासकर जो गरीब है, दबा कुचला है, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, उसको लगता है कि साहब हमारा हक छीन रहे हैं, जिसकी वजह से राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं। तो ये जो खेल है वोटर लिस्ट रिवीजन का, ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो मोदी जी के, नीतीश कुमार के पक्ष में नहीं जा रहा है। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है, और बड़ा सवाल ये है कि सर्वे तो आपने देख लिया, लेकिन सर्वे पर कभी भी 100% या 90% भी रिलाई नहीं करना चाहिए। ज़मीनी हकीकत इस वक्त बिहार की क्या है? क्या वाकई इंडिया अलायंस महागठबंधन आगे चल रहा है, जो सारे सर्वे या ज़्यादातर सर्वे संकेत दे रहे हैं? क्या इंडिया अलायंस आगे है ज़मीन पर? इस पर मैं बात करूंगा। और दूसरा सवाल जो इसी से कनेक्टेड है कि अगर इंडिया अलायंस आगे चल रहा है, तो क्या हम ये माने कि मोदी के हाथ से 2 महीने बाद बिहार निकल रहा है? और अगर बिहार निकलता है तो क्या देश की राजनीति नवंबर के बाद वाकई बदलने जा रही है? वाकई बदलने जा रही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तीन खास मेहमान हैं पाटलिपुत्र पटना से, सीधे हमारे साथ सरोज सिंह जुड़ रहे हैं और सारी पार्टियों के टच में रहते हैं। आपको एक ताज़ा ज़मीनी सच्चाई एक आपको वहाँ से पता लगेगी पटना से। हमारे साथ अभिषेक हैं, बहुत ही बारीक निगाह रखते हैं बिहार पर। उमाकांत जी होंगे, कई साल उन्होंने बिहार में भी रिपोर्टिंग की, दिल्ली का भी पर्सपेक्टिव देंगे क्योंकि लोकसभा कवर करते हैं वो। इन तीनों पत्रकारों को सुनिए, सवाल जवाब सुनिए और खुद तय करिए क्या वाकई बिहार मिस्टर मोदी के हाथ से निकल रहा है। एक ऐसी स्थिति में जब मोदी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है हर तरफ से, और ऐसे में अगर बिहार हाथ से निकल गया एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल स्टेट, तो फिर होने क्या जा रहा है उन मोदी के साथ जो अल्पमत में है। सरोज जी आप तो पटना में हैं और लगातार आप बिहार का दौरा कर रहे हैं, तेजस्वी कैंप के टच में हैं, नीतीश कुमार के टच में हैं, बीजेपी के टच में हैं, प्रशांत किशोर जिनकी नई पार्टी थोड़ा सा चर्चा में है उनके भी टच में। मैं ये जानना चाह रहा था, क्या आपको लग रहा है, लोगों से बातचीत में लग रहा है, सर्वे को थोड़ा हम किनारे करें, क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त महागठबंधन इंडिया अलायंस यानी कांग्रेस और तेजस्वी यादव, राहुल तेजस्वी यादव प्लस लेफ्ट, क्या इनको एज आपको दिखता है, ये चुनाव में आपको आगे दिख रहे हैं? इसकी एक वजह है, आगे तो दिख रहे हैं, कांटे की लड़ाई है, लेकिन अब धीरे धीरे से पलड़ा भारी होता जा रहा है महागठबंधन का। इसका कारण भी है, जो नीतीश कुमार के चेहरे पर जो वोट मिलता था वो चेहरा कहीं ना कहीं मद्दीम होता जा रहा है। पूरे बिहार में कहीं भी आप किसी भी विधानसभा क्षेत्र में चल जाइए, आपको किसी भी पार्टी के लोग हों, जनता दल यूनाइटेड के भी लोगों से बात करिएगा तो वो उनका यही कहना है कि फिजिकली बहुत फिट नहीं है। मतलब 25 से 30 5 साल के टेन्योर में वो शासन प्रशासन चलाने के लिए लोग उनको फिट नहीं मान रहे हैं। जो चीजें सामने आ रही है सब लोग उसको देख रहे हैं, उनके स्वास्थ्य को लेके ये एक बड़ा झटका लगा है जनता दल यूनाइटेड को। जिस चेहरे पर वोट मिलता था, एनडीए को वोट मिलता था, वो चेहरा ही मद्दीम हो रहा है, जिसका पूरा फायदा महागठबंधन को और तेजस्वी यादव को मिल रहा है। और ये जो यात्रा शुरू हो रही है 17 तारीख से राहुल गांधी की, वो हमको लगता है कि एक निर्णायक घटना होगी जिसमें महागठबंधन अपने अंतर को काफी आगे बढ़ाएगा। क्योंकि जो तैयारी है यात्रा को लेकर, जो हम लोग के पास फीडबैक है, सासाराम से लेकर पटना तक जो ये यात्रा है, इसमें महागठबंधन बहुत कुछ गेन करने वाला है और पीछे जाने वाला है एनडीए। बड़ी बात सरोज भाई ने कही। सरोज भाई कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ा फैक्टर दोस्तों चुनाव में रहता था, नीतीश फैक्टर। नीतीश जिधर जाएं उधर ही सत्ता जा रही, उधर ही कुर्सी जा रही, उधर ही सरकार बन रही है। वो लालू के साथ जाएं तो सरकार लालू और नीतीश की बन जाती, वो बीजेपी के साथ जाए तो एनडीए की सरकार बन जाती। सबसे बड़ा फैक्टर जो है वही डाइल्यूट हो गया इस बार, नीतीश फैक्टर, और कहीं ना कहीं उसको ओवरटेक कर रहे हैं, एक फैक्टर के तौर पे इमर्ज हो रहे हैं प्रशांत किशोर। ये इन्होंने बात कही। और दूसरी बात इन्होंने कहा कि ये जो वोटर लिस्ट का जो मसला है ये तो है ही, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी की जो यात्रा है, जो यात्रा शुरू होने जा रही पूरे बिहार वोट अधिकार को लेकर, ये कितना इम्पैक्ट डालेगी, ये कितना असर डालेगी, ये देखना होगा। यानी जो यात्रा है, ये जो 15-16 दिन की यात्रा है, ये बहुत कुछ बिहार में बनाने और बिगाड़ने जा रही है। अभिषेक, अगर हम ये सर्वे देख रहे हैं, इस सर्वे में एक चीज हमको दिख रही है जो थोड़ा सा गले नहीं उतर रही। प्रशांत किशोर, क्योंकि प्रशांत किशोर ने बाई इलेक्शन भी लड़ा, प्रशांत किशोर ने आज से 6 महीने पहले रैलियां भी की, उतना रिस्पांस नहीं था, लेकिन अचानक प्रशांत किशोर के साथ जो लोग चल रहे हैं, भीड़ बढ़ रही है। 14% या 15% अगर वोट शेयर प्रशांत किशोर की पार्टी का, नई पार्टी का है, तो आपको क्या लग रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में एक टाइम में, आज से 25-30 साल पहले जो मायावती ने खेल किया, उस तरह का खेल प्रशांत किशोर करने जा रहे हैं? ही इज द न्यू मैन, वन मैन शो। देखिए दीपक जी, प्रशांत किशोर के पास यदि 14% वोट बैंक है तो ये तय मानिए, अगर है तो मुझे नहीं पता, ये सर्वे दावा कर रहा है तो हम यकीन कर रहे हैं अभी उसके दावे पर। अगर 14% वोट बैंक प्रशांत किशोर के पास है तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में 20 सीटों की दावेदार रही है। अरे बाप रे बाप। और ये सच क्यों है, सरोज भाई मौजूद है, आपको विस्तार से बताएंगे। बिहार में प्रशांत किशोर का जो असर मैंने बिहार में रहकर अभी देखा है, उसमें यही दिखा है कि बिहार की जो 198 ग्रामीण सीटें हैं उस पर उतना नहीं है, लेकिन जो 45 शहरी सीटें हैं बिहार में, उन 45 शहरी सीटों पर प्रशांत किशोर का जबरदस्त असर है। और उसमें भी आपको मजेदार फैक्ट ये है, उन 45 में से 42 सीटें बीजेपी चुनाव लड़ती है।
42 सीट एनडीए के अंदर बीजेपी चुनाव लड़ती है और उसमें से 5 या 6 अपर कास्ट को टिकट देती है। ज्यादातर टिकट वो पिछड़े वर्ग से ही देती है भारतीय जनता पार्टी। और प्रशांत किशोर के साथ जो तबका यूनाइट दिख रहा है वो अपर कास्ट का तबका बहुत बड़ा है। और अगर उसको अपना विकल्प, अपने समाज के बीच का विकल्प सारी सीटों पर मिलता है तो क्यों बीजेपी के पीछे वो झुकेगा। ये हालात बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के अभी। दूसरी बात, आपने 14% की बात कही। दरअसल बिहार की राजनीति 14% के चक्कर में फंस रही है। नीतीश कुमार का बेस वोट भी अगर देखा जाए, थोड़े महादलित, थोड़े अति पिछड़े, थोड़े लौकुश, ये भी 14-15% बचता है। भारतीय जनता पार्टी का बेस वोट जो उसे कहते हैं ना, सवर्ण और वैश्य, वो भी 14-15% के आसपास होता है। आरजेडी का बेस वोट जो यादव वोट बैंक है वो भी 14-15% के आसपास होता है। अब उसमें माइनॉरिटी का तड़का लग जाता है आरजेडी के साथ। तो बिहार में जो 14% का खेल है और 14% के पहले 3 प्लेयर थे, अगर चौथा प्लेयर भी 14% वाला बिहार में सामने आ गया है तो फिर उसके बाद बिहार की राजनीति में 27%, 28% वोट लेकर कोई भी बहुमत के आंकड़े तक पहुंच सकता है। जब भी ट्रायंगुलर फाइट होती है, आप तो उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक रहे हैं और आपको पता है दीपक जी कि ट्रायंगुलर फाइट में कितने परसेंट वोटों पर नतीजा आता है। स्ट्रेट फाइट में आपको 42 से 45% वोट चाहिए चुनाव जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए। लेकिन ट्रायंगुलर फाइट में मायावती 26% वोट लेकर पूर्ण बहुमत में आई, अखिलेश यादव 28% वोट लेकर पूर्ण बहुमत में आए। तो ये सर्वे निश्चित तौर पे चौंका तो रहा है। लखेड़ा साहब, अगर आप ये स्कोर बोर्ड देखें, आज की तारीख में जो चुनाव का स्कोर बोर्ड, जो सीट्स प्रोजेक्ट की गई हैं इसमें एनडीए यानी मोदी और नीतीश कुमार 108 से 114 के बीच में है। इंडिया अलायंस यानी तेजस्वी, राहुल गांधी और लेफ्ट पार्टी ये 115 से 121 पर खड़ी हैं आज की तारीख में इस सर्वे के मुताबिक। और जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर की पार्टी 14 से 19। मेरा यह कहना है कि मान लिया कि इंडिया अलायंस को बढ़त है, सरकार बना सकती है, लेकिन अगर प्रशांत किशोर 20 की जगह 22-23 सीटें ले आए तो क्या लगता है बिना प्रशांत किशोर के कोई सरकार नहीं बन पाएगी? क्या प्रशांत किशोर नायडू बाबू की तरह इमर्ज हो रहे हैं बिहार में, आपको लगता है? नहीं, अभी देखिए उनको इमर्ज होने में अभी बहुत जल्दबाजी होगी। उनको इमर्ज होने में ये जो इलेक्शन है उनकी अग्नि परीक्षा है। अगर इस अग्नि परीक्षा में वो पास हो जाते हैं, देखो बिहार का बड़ा मैच्योर वोटर है, बहुत जल्दीबाजी में फैसला नहीं करता, लेकिन अगर फैसला कर देता है तो 20 साल तक उस फैसले पर अडिग रहता है। तो अगर प्रशांत किशोर का ये पहला चुनाव है, जैसे वो बैटिंग होता है ना, पहला खिलाड़ी जाता है, तो वो अगर देखिए 3-6% भी, 12% भी, डबल डिजिट में भी अगर प्रशांत किशोर वोट ले आते हैं और उनके डबल डिजिट में कैंडिडेट जीतने की हालत में होंगे, डबल डिजिट में, तो एक नए दावेदार के रूप में, एक नए फैक्टर के रूप में, एक नए प्लेयर के तौर पर वो बिहार की पॉलिटिक्स में इमर्ज होंगे। सरोज जी, भाई इस वक्त ये जो सर्वे है, ये सही बात है कि तेजस्वी आगे चल रहे हैं, राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, बीजेपी पीछे चल रही है, लेकिन फासला बहुत ज्यादा नहीं, क्लोज फाइट है, 10-15 सीटों का फर्क है अभी भी। अब हो सकता है आगे बढ़ जाए, लेकिन अगर ये 10-15 सीटों का फर्क रहता है, क्लोज फाइट रहती है एनडीए और इंडिया अलायंस में, और ऐसे में अगर प्रशांत किशोर 15-20 सीट लिए आते हैं जो ये सर्वे बता रहा है, तो प्रशांत किशोर किधर जाएंगे? लालू तेजस्वी के साथ जाएंगे या मिस्टर मोदी के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्योंकि बिना फिर प्रशांत किशोर के तो सरकार बनेगी नहीं अगर वो 15-20 सीट लाते हैं। क्या लग रहा है आपको, किधर रुख हो सकता है? जी दीपक भाई, हमको ऐसा लगता है कि अभी चुनाव तो जैसे जैसे नजदीक आएगा, चुनाव आगे बढ़ेगा, तो जो अभी एनडीए की स्थिति है, खासकर चिराग पासवान को लेकर जो कंफ्यूजन जमीन पर है एनडीए में, वो बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है एनडीए को। क्योंकि नीतीश कुमार का वोटर चिराग पासवान के हेलीकॉप्टर छाप पर बटन दबाएगा ईवीएम का, ऐसा दिख नहीं रहा है क्षेत्र में, जमीन पर। क्योंकि 20 वाली पीड़ा उसके दिल में है कि हमको 43 सीटों पर ला के रख दिया चिराग पासवान। तो जनता दल यूनाइटेड का वोटर, नीतीश कुमार का वोटर, चिराग पासवान को जितनी सीटें मिले, 15-20, उससे ज्यादा तो जाना नहीं है, उन 20 सीटों का बड़ा नुकसान होगा वहां पर। उसका फायदा स्वाभाविक है, महागठबंधन को मिलेगा या प्रशांत किशोर को मिलेगा, दोनों में मिलेगा। तो हमको लगता है कि
प्रशांत किशोर की सीटों की संख्या और आगे जाएगी, जो ये सर्वे बता रहा है अभी समय के साथ। दूसरा सवाल आपका था कि प्रशांत किशोर क्या करेंगे। लखेड़ा जी का पूरा सम्मान करते हुए मैं ये बात करना चाहता हूं कि जो इनर ग्रुप में बात होती है, प्रशांत किशोर के कोर टीम से बात होती है, हमको किसी के साथ नहीं जाना। जब तालमेल वाली बात हो रही थी अभी कि क्यों नहीं किसी से कर लेते हैं तालमेल, बहुत सारी पार्टियां तालमेल करना चाहती थी, लेकिन एक लाइन का ही जवाब आता है प्रशांत किशोर का, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह का, कि नहीं, अगर हमको तालमेल ही करना होता, गठबंधन की राजनीति ही करनी होती, तो फिर हमको ये सब करने की जरूरत क्या थी। हम सेपरेट चुनाव लड़ेंगे 243 सीटों पर। बिहार की जनता हमको जितना सम्मान दे, इज्जत दे, सीट दे, उसको स्वीकार है। हमारी लड़ाई लंबी है, हम 30 तक का सोच के रखे हुए हैं, इसीलिए 25 हमारा अंत नहीं है, हम 30 तक जाएंगे अगर जब तक हम सरकार बिहार में न बना ले। तो ये कहना, हमको नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर किसी को सपोर्ट करेंगे। अब वो हैंग असेंबली हो जाएगी या फिर चुनाव होगा, वो अलग बात है, लेकिन प्रशांत किशोर दोनों पार्टनर में से किसी का सपोर्ट करेंगे, आउटसाइड भी। हमको नहीं लग रहा है कि वो ऐसा कुछ होगा बिहार में। जी जी चलिए, सरोज जी एक नई बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर किसी की तरफ नहीं जाएंगे, चाहे वो राहुल गांधी हो या मोदी हो, वो अपनी एक लकीर खींच रहे हैं और वो 2030 का इंतजार करेंगे कि अगर इसमें कामयाबी नहीं मिली तो 2030 की तैयारी करेंगे, किसी के साथ जाएंगे नहीं। सवाल इस बात का है कि क्या अगर त्रिशंकु विधानसभा होती है, अगर किसी को भी मेजॉरिटी नहीं मिलती तो फिर क्या होगा, दोबारा चुनाव होगा? खैर ये बाद में बात हम करेंगे। अभिषेक ये बताइए कि अगर जिस तरह के लक्षण दिख रहे हैं, जिस तरह से आप लोग तीनों एक्सपर्ट जो बातें कर रहे हैं, खुलासे कर रहे हैं, उससे तो ऐसा लगता है, और जब मैं सर्वे देखता हूं कि बिहार एनडीए के हाथ से निकल रहा है। अगर एनडीए के हाथ से बिहार निकलता है तो नवंबर के बाद देश की राजनीति क्या बदलने जा रही है? देखिए, निश्चित तौर पर बदलेगी। नवंबर के बाद देश की राजनीति बदलेगी, ये तय है। चंद्रबाबू नायडू को कुछ विशेष मिल नहीं रहा, वहां भारतीय जनता पार्टी की नजर है। मोदी शाह के साथ एक अविश्वास का माहौल उनका पहले से है। नीतीश कुमार कभी मोदी शाह पर भरोसा कर ही नहीं सकते। ये बात तय है कि ये एक मजबूरी का, सुविधा का गठबंधन है मोदी शाह के साथ। यहाँ अटल आडवाणी वाली बात नहीं है नीतीश कुमार के साथ। नीतीश कुमार के लिए सत्ता बचाना, जनता दल यूनाइटेड में अगली जनरेशन के साथ जेडीयू के अस्तित्व को कैसे कायम रखा जाए, ये सुनिश्चित करना, और इन सब के लिए विधानसभा में मिनिमम 70-75 के आंकड़े तक पहुंचना, ये उनकी प्राथमिकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके साथ पिछलग्गू की भूमिका में राष्ट्रीय जनता दल है कि भारतीय जनता पार्टी है या कांग्रेस लेफ्ट पार्टियां हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता नीतीश कुमार के लिए। वो सब्जी में टमाटर की तरह है, चाहे वो आप आलू गोभी की सब्जी बनाए, आलू पालक की सब्जी बनाए, कोई भी सब्जी डाले टमाटर उसमें पड़ जाएगा। वही स्थिति नीतीश कुमार की है। ये बिहार के हालात है, ये बहुत, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। नहीं, लेकिन इस बार तो बिना टमाटर के मुझे लग रहा सब्जी बनेगी बिहार में। अब तो मुझे लग रहा, ऐसा लग रहा है कि सब्जी बननी होती, बिना टमाटर के सब्जी बननी होती तो नीतीश कुमार अभी मुख्यमंत्री पद पर नहीं होते। ओके, चलिए मैं जरा लखेड़ा साहब के पास आ रहा हूँ। लखेड़ा साहब, आपको लग रहा है कि जो हम स्थिति देख रहे हैं, प्रशांत किशोर भले ही एक फैक्टर है, नीतीश कुमार फैक्टर नहीं रहे, लेकिन टोटल जो एक तस्वीर है, जो आखिरी नतीजे सामने आ रहे हैं, उसमें राहुल गांधी, तेजस्वी आगे खड़े हैं। और सरोज भाई ने कहा और आपने भी कहा कि अगर राहुल गांधी की यात्रा, उसमें रिस्पांस अच्छा मिलता है, माहौल बनता है, तो राहुल गांधी, तेजस्वी और लेफ्ट पार्टी, यानी जो महागठबंधन है, जिसको हम इंडिया अलायंस दिल्ली में कहते हैं, इंडिया अलायंस सरकार बना सकती है। अगर इंडिया अलायंस सरकार बना रही है तो क्या मोदी जी के लिए दिल्ली में परेशानी खड़ी होने वाली है नवंबर के बाद? आपको लगता है नीतीश कुमार जैसे ही गद्दी से उतरेंगे जेडीयू टूटेगी, और जेडीयू टूटती है तो क्या एनडीए में खलबली मचेगी? दीपक जी, नवंबर का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आज प्रधानमंत्री मोदी का जो लाल किले से जो भाषण था, उसमें जिस तरह की हताशा थी उनके चेहरे पर, उनके 2 घंटे का भाषण, जिसमें कोई तथ्य नहीं था, कोई फैक्ट नहीं था, कहीं वो हवा में बातें कर रहे थे। और ऐसा भी कई लोग कह रहे हैं कि वो उनका लाल किले से आखिरी भाषण हो सकता है। और मैं आपको बता दूं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी 240 के जिस आंकड़े पर लोकसभा में खड़ी है, उनमें 100 से ऊपर, 125 से भी ऊपर होगा। मैं मोटा मोटा एक दिन लिस्ट बना रहा था, तो 125 ऐसे सांसद
है सिटिंग 110 से 125 के बीच, जो पहले कांग्रेस में थी। आज मेरी जो रिपोर्ट है कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के द्वारा कि लोग बड़े तरीके से गुपचुप तरीके से अपने पुराने सोर्सेस के थ्रू कांग्रेस से राहुल गांधी से संपर्क बनाए हुए हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं मैं कि नवंबर का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले से ही खलबली और भगदड़ की हालत है। अभी आज की तारीख में बता दूं मैं आपको, और मंत्रिमंडल में अभी देखिए पार्टी का अध्यक्ष आपने चुना नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट पर को जो चुनाव होने वाला है उसमें तो राजीव प्रताप रूडी को जो वोट पड़ा है, अगर वो क्रॉस वोट हो जाएगा तो हवा खराब हो जाएगी, क्योंकि उसमें व्हिप तो लागू होता नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि वो एक तलवार की धार पर पूरी राजनीति चल रही है, और हो सकता है कि राहुल गांधी की यात्रा के समापन करते करते खलबली और तेज हो जाए बिहार में भी, इतना मैं मानता हूँ। जी लखेड़ा साहब बड़े एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं, बीजेपी संसद कवर करते हैं, कांग्रेस में भी अच्छी पैठ है इनकी। ये कह रहे हैं कि भाई हालत बड़ी खराब है इस वक्त बीजेपी की, तलवार की धार पर, नोक पर जो है इस वक्त मोदी की सरकार चल रही है। बहुत से कांग्रेस के सांसद, बहुत से कांग्रेस बैकग्राउंड के सांसद जो पहले कांग्रेस में थे, पाला बदल के बीजेपी में आ गए, या समाजवादी धारा के जो नेता थे जो बीजेपी में आ गए ईडी और सीबीआई से बचने के लिए, वो सब के सब राहुल गांधी से आजकल समय मांग रहे हैं। यानी स्थितियां दिल्ली में खराब होती जा रही हैं, और ऐसे में अगर बिहार मोदी के हाथ से निकलता है तो फिर कुछ भी दिल्ली में हो सकता है, सीधा इम्पैक्ट इसका दिल्ली में आएगा। पटना का जो भी नतीजा है उसका इम्पैक्ट दिल्ली में आने वाला है। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा सरोज भाई, आप तो सारे खेमों में जाते हैं, सबके साथ बैठते हैं, सबके साथ बाटी चोखा और चाय चलती है आपकी। मैं ये चीज पूछ रहा हूँ, बीजेपी के जब विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ आपकी गुपचुप बातचीत होती है बिहार में, पटना में, तो बीजेपी के नेता क्या बता रहे हैं आपको बंद कमरे में? क्या बता रहे हैं? क्या उनको लग रहा है कि खेल खराब होने जा रहा है? बीजेपी के नेता जो विधायक हैं, जिनको चुनाव लड़ना है, जिनको जाना है अपने क्षेत्रों में, लड़ाई लड़नी है महागठबंधन के साथ, दो ही चीज बोलते हैं ना कि देखिए नीतीश कुमार तो मजबूरी में हम लोग साथ है, ऊपर का आदेश है, हम लोग क्या कर सकते हैं, साथ उनको लेकर चलना पड़ेगा। अब नुकसान हो फायदा हो तो जनता तय कर देगी। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को लेकर जो उत्साह होता था 2010 के चुनाव में, 20 के चुनाव में, वो इस बार नहीं, बीजेपी विधायकों के दिल में ये बात नहीं है। उनको लगता है मायूस है? कि कहीं बैक फायर न कर दिया नीतीश कुमार, जो उनकी छवि बन रही है हेल्थ को लेकर या दूसरे काम को लेकर, कुछ कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सीरियसनेस घटा है नीतीश कुमार को लेकर बिहार के लोगों में, उसका नुकसान बीजेपी के मौजूदा विधायक हो सकता है। इसका एहसास उनको है कि ये हमको दिक्कत कर सकता है। दूसरी बात, जो मुद्दे अभी है, शहर का जो मुद्दा है, और जिस तरह से एक्टिव हुई है कांग्रेस यहाँ पे बिहार में, और खासकर जितना सीरियस है राहुल गांधी बिहार को लेकर, और तेजस्वी यादव के साथ जो बॉन्डिंग है, और ये यात्रा में भी दिखेगी। यात्रा को लेकर हम बार बार इसीलिए जिक्र कर रहे हैं दीपक भाई कि ये यात्रा 25 के चुनाव के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित होने वाली है। जो हम तैयारी देख रहे हैं और जो उत्साह है लोगों का इस यात्रा को लेकर, वो कहीं ना कहीं 25 के चुनाव में वोटिंग पैटर्न को बहुत हद तक प्रभावित करने वाला है। तो बीजेपी के लोग इन सब चीजों से भी है कि हम निपट नहीं पा रहे हैं, एजेंडा तेजस्वी यादव सेट कर रहे हैं, हम एजेंडा सेट नहीं कर पा रहे हैं बिहार में। राहुल गांधी आके एजेंडा सेट कर दे रहे हैं और हम लोग बैठ के उसका केवल जवाब दे रहे हैं। तो इस तरह की भावना और से लोग चीजें हैं बीजेपी में और एनडीए के नेताओं के बीच। बीजेपी के कैंप में बीजेपी के जो विधायक हैं, बीजेपी के जो उम्मीदवार अब चुनाव लड़ेंगे, उनके दिल में कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है। उनको लगता है कि इस वक्त पार्टी जो है वो हार सकती है चुनाव, क्योंकि कई फैक्टर्स हैं जो सरोज भाई ने बताए। यानी कुल मिलाकर बीजेपी अंडर प्रेशर है, दबाव में है। और एक चीज इन्होंने कही कि राहुल और तेजस्वी की जो यात्रा है, राहुल गांधी की जो यात्रा है, ये और ज्यादा गठबंधन को मजबूत करेगी। यानी अगर आज गठबंधन 121 सीट पे खड़ा है तो हो सकता है ये 10-15 सीटों में और इजाफा हो, ये कह रहे हैं। कुल मिलाकर बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि नवंबर में उसके हाथ से ये प्रदेश निकल सकता है, एनडीए हार सकती है। मैं एक सवाल, अंतिम सवाल करूंगा, समय बहुत कम है।
लास्ट क्वेश्चन है अभिषेक से, और मैं एक छोटा सा जवाब चाह रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खबर आ रही थी पटना से अभिषेक कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की एक मुलाकात हुई कुछ दिन पहले। वहां पर कोई साहब भी बैठे हुए थे, पुराने पत्रकार भी थे। क्या नीतीश और लालू आज भी संपर्क में हैं? और ये जो मीटिंग है इसका मतलब क्या है? दीपक जी, नीतीश कुमार और लालू यादव संपर्क में कभी ना रहे हो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये गहलोत और वसुंधरा राजे वाली स्थिति है दोनों की। जो भी व्यक्ति ये कहते हैं कि नीतीश और लालू के बीच में किसी तीसरे की जरूरत पड़ सकती है संपर्क साधने के लिए, ये बेकार की बात है। ये दोनों डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। लालू यादव कहीं ना कहीं अपने सहयोगी दलों के दबाव में है, उन्हें सीटें चाहिए, उनका जनाधार कांग्रेस पार्टी की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। ये आज की हकीकत है कि लालू यादव के जनाधार में कांग्रेस पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार प्रशांत किशोर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो एक कंगाल बैंक का चेक लेकर के नीतीश कुमार क्यों घूमेंगे? भारतीय जनता पार्टी एक कंगाल बैंक बनती जा रही है बिहार में। उसका वोट बैंक बीजेपी की तरफ जा रहा है। उसके पास वोट कहाँ है? एक्सक्लूजन की पॉलिटिक्स करती है। दलित पहले गायब हो गए, मुस्लिम पहले से है ही नहीं साथ में, यादव उनके साथ है ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि बिहार के 60% वोटर तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ सोचते भी नहीं है। 55 to 60% वोटर तो बीजेपी के दायरे से बाहर है। और जो लोग बीजेपी की तरफ सोचते हैं, 40-45% लोग की दिया जा सकता है, उसमें 13-14% बीजेपी के कोर वोटर के रूप में दिखाई देते हैं। उस कोर वोटर में भी कहीं ना कहीं अब प्रशांत किशोर घुस गए हैं। तो ये कंगाल बैंक बन चुका है सर। ऊपर से नहीं दिख रहा है लोगों को, ये जमीन पर कंगाल बैंक हो चुकी है बीजेपी। जाति जनगणना ने बीजेपी की हालत इतनी खराब कर दी है कि जिन्हें वो कोर वोटर कहते हैं, वो तो देख रहे हैं कि भाई उनकी जाति के लोगों को कौन सी पार्टी टिकट दे रही है। पहले 2 ऑप्शन थे, एनडीए और यूपीए या महागठबंधन, अब 3 ऑप्शन हो गए हैं। तो उनके लिए प्रोबेबिलिटी वो ज्यादा बढ़ गई है अब उनके कैंडिडेट को टिकट मिलने की। इसलिए मैंने कहा कि कंगाल बैंक है बीजेपी बिहार में, अभी सबसे खराब स्थिति में है। मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है। मेरा सवाल लखेड़ा साहब ये है कि क्या राहुल गांधी की ये जो यात्रा है, ये बाजी पलटने जा रही, गेम चेंजर है ये जो यात्रा है 15 दिन की? ये गेम चेंजर को, जो गेम चेंजर की जो प्रक्रिया है, ये उसको और मजबूत बनाने जा रही है। और इस चुनाव में राहुल गांधी के पास नैरेटिव फिट करने के लिए, नैरेटिव तय करने के लिए, एजेंडा तय करने के लिए सारा गोला बारूद साजो सामान मौजूद है। और जहां हवा बहेगी, मुझे लग रहा है जो वैक्यूम है, लोग भाजपा जेडीयू से विमुख हो रहे हैं, तो वो जो तमाम तबका है, जो अपर कास्ट का भी तबका है, जो किसान तबका है, जो मजदूरों का, गरीबों का, ये सारा तबका राहुल गांधी को देखने के लिए आएगा। आप देखना कि कल से 3-4 दिन बाद क्या हालत होती है, और लोग सड़कों पर उनका इंतजार करेंगे, क्योंकि इस समय बिहार में इस सबसे बड़े स्टार बनकर के राहुल गांधी उभरेंगे, ऐसा मेरा पक्का यकीन है। जमीन पर आरजेडी है, कुछ इलाकों में लेफ्ट पार्टी है, एक मजबूत ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया गठबंधन के पास। और राहुल गांधी कहीं ना कहीं ये जो उनकी यात्रा है एक गेम चेंजर इसलिए बन सकती है कि जो एक्स्ट्रा पुश चाहिए, पुल चाहिए, वो दे सकते हैं। और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ये जो सर्वे है, आज का सर्वे जो आपने देखा IITians का, हैदराबाद के SS ग्रुप का, उसमें एज जो है वो आज की तारीख में, आज अगर चुनाव होते हैं बिहार में, तो जो एज है, जो बढ़त है, वो महागठबंधन को है, वो इंडिया अलायंस को है। राहुल गांधी की यात्रा इस गठबंधन को और ज्यादा आगे बढ़ा सकती है। उधर नीतीश कुमार का जो फैक्टर है, पहली बार काफी समय बाद एक चुनाव बिहार में हो रहा है जहां नीतीश कुमार फैक्टर नहीं है। एक नए फैक्टर के तौर पर प्रशांत किशोर इमर्ज कर रहे हैं। नई पार्टी है, नया नेता है, इसलिए हम बहुत कुछ नहीं बता सकते कि क्या वाकई वो 14% वोट लाएंगे, उससे ज्यादा ला सकते हैं या उससे कम ला सकते हैं, तो समय ही बताएगा। लेकिन एक चीज दोस्तों बिल्कुल तय है कि नवंबर में जब ये नतीजे आएंगे तो कुछ चीजें साफ दिख रही हैं कि नीतीश कुमार की पारी समाप्त होते हुए दिख रही है। नीतीश कुमार की कुर्सी से उतरना, नीतीश कुमार का, जेडीयू के लिए खतरे की घंटी है। जेडीयू टूट सकती है, और अगर जेडीयू टूटती है तो कहीं ना कहीं एनडीए में खलबली मचेगी। यानी नवंबर का महीना एक बहुत मुश्किल वक्त में मोदी जी को आगे बढ़ा सकता है। और जैसा कि लखेड़ा साहब ने कहा कि कुछ भी हो सकता है। पटना के नतीजों का सीधा असर
इंद्रप्रस्थ की राजनीति में दिल्ली की राजनीति पर होगा, ऐसा हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। वेरी क्रूशल, वेरी डिसाइसिव इलेक्शन ऑफ बिहार। इंतजार करते हैं और देखते हैं कि आगे के और भी कुछ सर्वे दोस्तों आएंगे तो मैं आपके साथ जरूर साझा करूंगा। फिलहाल मैं शुक्रिया अदा करूंगा अभिषेक का, सरोज भाई का, लकेड़ा साहब का कि वो इस प्रोग्राम में आए और अपनी अपनी बातें रखी और बहुत नई जानकारी आप लोगों ने दी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।